हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज आपके लिए लेके आया हूं मैं आपके बोर्ड मास्टर बूस्टर सीरीज का पहला वीडियो। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्लास 10th की साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे लेके आए। तो प्यारे बच्चों, ये काम करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी रणनीति की। यानी कि अब आपका एग्जाम बहुत ही पास है। फरवरी में आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। आरबीएसई बोर्ड वाले जो हैं उनका एग्जाम मार्च के अंदर शुरू होने वाला है, यानी वक्त बहुत कम रह गया है। तो अब जो हमारी स्टडी टेबल है वो है हमारी रणभूमि। हमारे जो पेन है, हमारी जो नोटबुक्स हैं, हमारे जो बुक्स हैं वो है हमारे हथियार यानी कि वेपन्स, और स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति। यही वो एक टूल है जिसकी मदद से आप अपने हथियारों को सही तरीके से चलाते हुए, अपने किताबों पे लिखते हुए, अपनी नोटबुक्स में नोट्स बनाते बनाते 100 आउट ऑफ 100 का एक इम्पॉसिबल सा दिखने वाला टारगेट भी आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ काम स्टेप बाय स्टेप मैनर में करने पड़ेंगे और इन्हीं कामों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक गोल्फ प्रैक्टिस मैच की कहानी। इस कहानी में एक बार क्या होता है कि एक आदमी, एक खिलाड़ी गोल्फ प्रैक्टिस मैच की तैयारी कर रहा होता है गोल्फ के मैदान में। आपने देखा होगा गोल्फ का मैदान बहुत ही एक हरा भरा सा एक गार्डन टाइप होता है। तो वहां पे वो बार बार बॉल को हिट कर रहा था। उसने लगभग 50-60 शॉट खेले। बहुत मुश्किल है लेकिन उसने खेले। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बॉल जो है वो अपने टारगेट होल के पास जाके पड़ी हो। उससे बहुत दूर जाके पड़ रही थी। कभी 50 यार्ड का फासला था, कभी 100 मीटर का फासला। लास्ट में उसने क्या किया, अपनी छड़ी को फेंक दिया और बड़ा ही फ्रस्ट्रेट होकर बैठ गया। तो उसके ट्रेनर ये बात देख रहे थे और वो पास आए और उसको हंस के बोला, बेटा क्या हुआ। तो वो बोला, गुरुजी मैं काफी देर से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने इतने सारे शॉट खेले लेकिन एक भी शॉट जो है वो मेरे टारगेट होल के बिल्कुल करीब भी नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा फासला जो है वो 100 मीटर या 60 यार्ड का नहीं है, फासला सिर्फ 2 मिलीमीटर का है। तो खिलाड़ी बोला, गुरुजी ऐसे कैसे, 2 मिलीमीटर का कैसे फासला है। सर वो देखो वहां पे टारगेट होल है, मेरी बॉल वहां पे जा रही है, फासला तो बहुत बड़ा है। तो गुरुजी ने बोला कि जिस वक्त तुम बॉल को हिट कर रहे हो, जिस वक्त तुम बॉल को टच कर रहे हो तुम्हारी स्टिक से, अगर वहां पे फासला सिर्फ 2 मिलीमीटर का भी होगा, अगर वो 2 मिलीमीटर भी सही हो जाए तो जो बॉल जाने वाली है वो अपने टारगेट होल के बहुत ही पास चली जाएगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पढ़ने का तरीका सही होगा, अगर हमारे वेपन्स सही से लोडेड होंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी हमारे मन मुताबिक होगा। लेकिन आज अगर हम कोई गलती करेंगे तो 2 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है वहां पे हम मिस्टेक्स नहीं बच्चों, ब्लंडर भी कर सकते हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए अब मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड को मूव करता हूं। तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। रिपीट विथ मी, स्टडी स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। हार्ड वर्क तो सब करते हैं लेकिन अब जमाना आ गया है कि हमारे बच्चे थोड़े से और स्मार्ट हो जाएं और अपने मेहनत को एक शानदार से रिजल्ट में बदल दें। तो यहां पे ये स्मार्ट स्टडी करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको इन 3 वेपन्स का इस्तेमाल करना होगा। एनसीईआरटी बच्चों ये हमारी AK-47 है जो किसी भी कंडीशन में काम करती है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, समझना होगा कॉन्सेप्ट को डीप से। यह पढ़ने के बाद आपको यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चंस करने होंगे। द नेक्स्ट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बच्चों ये बजूका है, बजूका तो आपने जानते ही होंगे, बजूका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भूल जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के द्वारा ही पब्लिश होने वाली एक किताब है
काफी सारे प्राइवेट पब्लिशर्स भी इसको पब्लिश करते हैं, ये किसी भी पब्लिशर्स की हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में कई बार मैंने ऐसा देखा है कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एज इट इज उठा लिए जाते हैं, एज इट इज। तो प्यारे बच्चों, तभी मैं कह रहा था कि ये तो AK-47 है और ये क्या है, बजूका। अगर इसको ठीक से इस्तेमाल किया तो प्यारे बच्चों 100 आउट ऑफ 100 का ड्रीम इम्पॉसिबल नहीं होगा, वो पॉसिबल होगा। एंड द नेक्स्ट, ये तैयारी तो सभी बच्चे करते हैं, PYQ और CBQ की बुक से प्रैक्टिस करना। आप PYQ ये तो जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन ये CBQ क्या है? CBQ यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ये CBSE बोर्ड का एक बहुत ही एक शानदार पॉइंट है। CBSE बोर्ड बच्चों से ये चाहता है कि बच्चे, आज की भारत के बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ चीजों को रटें बल्कि उसको समझ के अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट भी करें। इसी चीज को ध्यान में रख करके CBSE पिछले कुछ सालों से CBQ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डालने लगा है अपने पेपर में। अब CBQ क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये ऐसे सवाल होते हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सिनेरियो बताया जाता है कि अगर ये काम ऐसे 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 होता है तो ये काम कैसे होगा, यानी आपको एक सिचुएशन देकर के उस पर सवाल पूछा जाता है, यानी यहां पे रटाफिकेशन का कोई रोल नहीं होता। ऐसे ही CBQ क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस करने के लिए आपको बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स आती हैं, तो वो इनमें से कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं। यानी कि आपको अपनी प्रिपरेशन को एक बढ़िया मुकाम तक ले जाने के लिए इन 3 शानदार वेपन्स का इस्तेमाल करना होगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मास्टर दी एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी को हम किस तरीके से पढ़ें कि एक भी लाइन छूट ना पाए, एक भी सवाल हमारे दिमाग से स्किप ना हो पाए। पढ़ने का सही तरीका क्या है? लेकिन पढ़ने के तरीके से पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। हम में से ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। वो जैसे ही पढ़ने बैठते हैं उनको याद आता है, अरे मोबाइल, अरे दोस्त, अरे गेम्स, अरे वो, अरे वो, अरे वो, और ऐसे करते 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 वो पढ़ ही नहीं पाते। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको देता हूं। आप सबसे पहले अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना सीखो। ये जो हमारा दिमाग है ये बहुत ही बेवकूफ होता है। इसको दिल आसानी से क्या बना सकता है? बेवकूफ बना सकता है। आप सब बच्चों ने एक मूवी तो देखी होगी, 3 इडियट मूवी, आमिर खान की एक बहुत ही पॉपुलर मूवी थी। उसमें वो क्या कहता है? उसमें क्या कहता है कि जब भी कोई परेशानी आए तो अपने आप को एक बात कहो, ऑल इज वेल। क्या कहो? ऑल इज वेल। बस यही ट्रिक हमें इस्तेमाल करनी है। कैसे? मैं बताता हूं। अपने आप को आप ये मत कहो कि आज मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, आज तो मैं पढ़ता ही रहूंगा। नहीं, आपका दिमाग इतना लोड नहीं ले पाएगा। जैसे ही आप दिमाग को लोड दोगे, आपका दिमाग एक ऐसी थॉट क्रिएट करेगा जो उस लोड को डिनाई कर सके। जैसे आपने सोचा कि आज मैं 2 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन जैसे ही आपने ऐसे सोचा कि मैं 2 घंटे पढ़ता हूं, आपका दिमाग बोलेगा नहीं नहीं नहीं, पहले मैं एक बार इंस्टाग्राम चला के देख लेता हूं, पहले एक बार मैं व्हाट्सएप चेक कर लेता हूं, पहले एक बार मैं घूम के आ जाता हूं, पहले मैं कुछ खा लेता हूं। आपका दिमाग आपको एक्सक्यूज देता है। यानी इस कंडीशन में आपका दिमाग आपके दिल को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपका दिल भी आपके दिमाग को बेवकूफ बना सकता है। तो आप अपने आप को कहो कि नहीं, मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। कितने मिनट पढ़ूंगा? सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। तो दिमाग रेडी हो जाएगा, ओके 5 मिनट पढ़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप 5 मिनट पढ़ने बैठ गए। लेकिन जब आप पढ़ने बैठ जाओगे तो ये 5 मिनट कब 20 मिनट में, कब 30 मिनट में और कब 40 मिनट में बदल जाएंगे, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। और 40 मिनट के बाद आपने एक ब्रेक लिया, आप घूमे फिरे, फिर दिमाग को बेवकूफ बना दो। दिमाग इतना बेवकूफ है कि इसे कितनी बार भी बेवकूफ बना सकते हैं। तो ये है एक छोटी सी 5 मिनट ट्रिक। अब बात करते हैं कि मास्टर दी एनसीईआरटी, यानी जब एनसीईआरटी को पढ़ना है तो इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं WWH रूल। कौन सा रूल? WWH रूल। अब ये WWH रूल क्या है बच्चों? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या कहा मैंने? रिपीट विथ मी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। जब आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उससे आप सवाल पूछिए। क्या, क्या यानी कि उसकी डेफिनेशंस, व्हाई यानी उस कॉन्सेप्ट के पीछे का कारण, एंड हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस। अगर आप इन 3 चीजों को ठीक तरीके से पढ़ते वक्त अपने दिमाग में चलाते हैं
तो आपको बहुत सारे जवाब अपने आप ही मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी आपके पास जो भी कंटेंट है उससे आपको कितने सवाल पूछने हैं? 3। व्हाट जो बताएगा डेफिनेशन, व्हाई जो बताएगा उसके पीछे का कॉज, एंड हाउ व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस। और साइंस में ये 3 ही चीजें होती हैं। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट रूल की, दैट इज TAE रूल। पहला कौन सा था? WWH रूल, और अब ये आपके सामने कौन सा है? TAE रूल। अब ये TAE रूल क्या है? तो प्यारे बच्चों, NCERT की अगर हम कंटेंट को देखें तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, थ्योरी, एक्टिविटी एंड देन एक्सरसाइज। थ्योरी, एक्टिविटी एंड देन एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों, थ्योरी में थ्योरी पढ़ने के दौरान मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पढ़नी है, यानी WWH रूल आपको अप्लाई करना है। लेकिन सबसे लेस टच जो टॉपिक किया जाता है वो होती है ब्लू कलर में दी जाने वाली एक्टिविटीज हमारी NCERT में। जो जितने भी ये CBQ बनते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये ज्यादातर एक्टिविटी में से पूछे जाते हैं। और अगर आप एक्टिविटीज को ध्यान से देखोगे तो NCERT जो है वो लास्ट में सवाल लिख करके छोड़ देता है और बच्चे को या उस पढ़ाने वाले टीचर को ही उसका आंसर बताना होता है। तो वो आंसर हमें मालूम होना चाहिए। तो स्टिकी नोट्स वगैरह यूज करके हम इन एक्टिविटीज के क्वेश्चन आंसर्स को अपनी बुक में ही लिख सकते हैं। एंड द लास्ट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। एक तो कंटेंट के बीच में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और एक चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा जानेंगे कि किस तरीके से हमें थ्योरी पढ़नी है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसमें से एक थ्योरी लेके आया हूं कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी वेरी ड्राई कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैंने कहा था WWH रूल। तो सबसे पहले आपको पूछना है W यानी कि व्हाट। तो सबसे पहले मैंने एक शब्द देखा जो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो वो कौन सा शब्द है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा वर्ड है बच्चों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो पहला सवाल क्या हो गया? व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पे तो इसके बारे में बताया हुआ नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल के बीच में स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट का जवाब मिल गया। व्हाई, कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी क्रिस्टल है तो उसको रखोगे कहां? एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में क्या है? मॉइस्चर। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर अंदर आ ही गया। तो व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, अब सीधी सी बात है, जब आप किसी क्रिस्टल को हीट करोगे तो उसके अंदर जो प्रेजेंट वाटर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? इवापोरेट हो जाएगा, राइट। तो हमें यहां पर WWH यानी तीनों सवालों के जवाब यहां पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर नॉर्मली आप पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे? आप इसको पढ़ के बस निकल लोगे। लेकिन अगर आपने WWH रूल को ध्यान में रखा तो आप इसको सवाल पूछोगे कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब यहां पर है कि हाउ वी कैन रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द क्रिस्टल। सो वेरी सिंपल, यहां पे लिखा हुआ है द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर इज रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। कब? व्हेन वी हीट, जब हम उसको गर्म करते हैं। अब गर्म करते हैं तो क्या होता है? सिंपल है, इवापोरेशन होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्रिस्टल तो क्रिस्टल है, वो तो साल्ट है, उसमें तो आयनिक बॉन्ड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है। खैर, तो इस तरीके से हमें थ्योरी को पढ़ना होता है। अब बात करते हैं एक्टिविटी को। अब देखो, जैसे एक एक्टिविटी मैंने कहा था ब्लू कलर में एक्टिविटीज दी हुई होती हैं। अब एक्टिविटी से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया है जिसमें कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपको रिएक्शन करवानी है किसकी? सोडियम कार्बोनेट की। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हो किसी एसिड के साथ, जैसे यहाँ पे HCl लिया हुआ है, तो HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनेगा? द सोडियम लाइक्स क्लोरीन, मेटल लाइक्स नॉन मेटल, एवरीबॉडी नो। तो ये बन गया NaCl, और क्या बन जाएगा? दिस हाइड्रोजन एंड CO3 विल रिलीज वन ऑक्सीजन, दे विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, और CO3 ने चूंकि एक ऑक्सीजन निकाला है तो वो किस में बदल जाएगा? CO2 में। तो इस पूरी एक्टिविटी की समरी आ गई है, रिएक्शन। अब देखिए लास्ट में सवाल पूछा हुआ है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो जब CO2 गैस बनेगी तो CO2 गैस बाहर निकलेगी। अब CO2 जब बाहर निकलेगी और जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगी तो वो व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी। तो यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर है उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों? मिल्की। तो यहां से क्या क्या सवाल बना कि हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2? तो जवाब आया
व्हेन वी पास द CO2 इन द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। तो इसका जवाब मिल गया। हमें ये पूछ लिया गया कि भाई सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ करवाते तो क्या होता है, तो भैया सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो आप देखिए यहां से कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और ये तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई ये CO2 को कैसे चेक करते हैं, उसकी प्रेजेंस को। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज वाले ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, NCERT की तारीफ करनी होती है। बहुत ही प्यारे और बहुत ही शानदार से क्वेश्चन, जैसे व्हाई डू एसिड नोट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो अगर हमने इस टॉपिक को पढ़ा है तो नॉर्मली बच्चे क्या बोलेंगे कि सर एसिड डू नॉट रिलीज H+। भाई क्यों नहीं रिलीज करता? मैंने कहा था ना वाई का जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, एसिड तभी तो H+ रिलीज करेगा जब वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल H+ को खींचेगा और क्या बनाएगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन, है कि नहीं है? क्योंकि H+ जो है वो फ्रीली तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो इतने सारे लॉजिक हैं। अब जिसने WWH रूल से पढ़ाई करी है उसके पास तो जवाब होगा, और जिसने ऐसे ही बस पढ़ लिया तो उसके लिए तो फिर भगवान ही मालिक है कि नहीं है? तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कि अब हमें करना क्या है। तो रीड एंड रीड, यानी हमें बार 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 पढ़ना है किसको, NCERT को, लाइन टू लाइन। क्यों? क्योंकि एक बार में हमें चीजें याद नहीं होती। अगर मैं कोई भी रैंडम नंबर बोल दूं तो वो आपको याद नहीं होगा, लेकिन उसी नंबर को अगर मैं 3 से 4 बार रिपीट करूं और याद करने के लिए कोई मोटिवेशन भी रख दूं तो वो चीज याद हो ही जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि रीड एंड रीड, ताकि जो आप पढ़ रहे हो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सके। अंडरलाइन एंड द हाइलाइट्स, अंडरलाइन एंड द हाइलाइट्स, इससे क्या होता है, जब हम किसी चीज को हाईलाइट करते हो तो पढ़ते हैं तो वो हमारी अटेंशन को विड्रॉ करता है कि नहीं करता है? तो बस जैसे ही हमारी अटेंशन विड्रॉ हुई और वो चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से कहां चली जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो काम ऐसे करता है कि हम पूरे दिन तक कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होता। लेकिन जिस चीज के बारे में हमारे दिमाग को पता चल जाए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो वो चीज दिमाग फटाक से याद कर लेता है। यानी हमारा दिमाग प्रायोरिटी सेट करता है कि इस चीज को याद रखना है और इस चीज को याद नहीं रखना है, और इसी प्रायोरिटी के हिसाब से हमें काम करना होता है। तो अगर हमने NCERT की लाइंस को हाईलाइट कर लिया, इंपॉर्टेंट लाइंस को, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, इंपॉर्टेंट कॉज को, इंपॉर्टेंट बिकॉज को, तो आपका दिमाग कंसंट्रेट करेगा और वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। मैक नोट्स, ये तो हम स्कूल्स में, कोचिंग्स में बनाते ही रहते हैं, लेकिन नोट्स दूसरों के नहीं होने चाहिए। नोट्स खुद के बनाए हुए होने चाहिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, और शॉर्ट नोट्स, ताकि हम एग्जाम से जस्ट पहले एक बहुत ही कम समय में आसानी से तैयारी कर सकें। अब हम बात करते हैं हाउ टू राइट एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। यानी कि बच्चे कई बार कहते हैं कि सर मैंने एग्जाम दिया, मैंने सिली मिस्टेक कर दी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सिली मिस्टेक क्यों होती हैं। सर मैं बार बार सिली मिस्टेक कर देता हूं और मेरे इतने मार्क्स कम हो जाते, कभी 10 नंबर कम हो जाते, कभी 5 नंबर कम हो जाते, तो सर ये चल क्या रहा है? तो सबसे पहले इन सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए, इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा। पहला तो टेक्निकल, कि भैया टेक्निकल कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं यूजुअली, जो हर बच्चा कर ही देता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम नोटबुक्स चेक करते हैं तो हमारे सामने वो फ्रीक्वेंट बार बार आती रहती हैं कि बच्चे जो है वो बार बार यही गलतियां करते हैं। तो उन गलतियों को हम अवॉइड कैसे करें? और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर सिली मिस्टेक्स जो है वो थका हुआ दिमाग करता है। जब आप अपने आप को बुरी तरीके से थका देते हो, अपने दिमाग को परेशान कर करके इसको रेगुलर काम में लेते हो, तो ये थक जाता है। और थका हुआ दिमाग जो है वो कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम से जस्ट पहले पूरी रात जाग गए और पूरी रात रटे जा रहे हैं, पूरी रात पढ़े जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि दिमाग थक जाएगा, और इतना थक जाएगा कि वो जो सामने क्वेश्चन आ रहा है उसको आधा ही पढ़ेगा और सीधा आंसर लिख देगा, या एज्यूम कर लेगा कि आगे का तो मुझे पता ही है, क्योंकि हमारा आधा काम तो अनकॉन्शियसली होता है कि नहीं है? इसलिए अपने दिमाग को ऊर्जावान बनाने के लिए आपको एग्जाम से जस्ट पहले एकदम प्रॉपर नींद लेनी है और एकदम रिलैक्स्ड और चिल्ड मूड में आपको एग्जाम देने के लिए आना है। तो पहला तरीका ये। अब बात करते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले समझते हैं केमिस्ट्री के अंदर बच्चे कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया है, तो मैंने 3 रिएक्शन लिखी है। वैसे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है, लेकिन मैंने इसी एग्जांपल को 3 तरीके से लिखा है।
एक बच्चा इसको ऐसे लिख के आ रहा है, एक बच्चा इसको ऐसे लिख के आ रहा है और एक बच्चा इसको ऐसे लिख के आ रहा है। तो तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क ये, सही ये भी है, सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन पहली रिएक्शन बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। दूसरी रिएक्शन बैलेंस्ड तो है लेकिन स्टेट फंक्शंस रिटर्न नहीं है। और तीसरी रिएक्शन में देखिए एक्वस एक्वस एक्वस, और लास्ट में यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके कोई केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है तो आप उसको कैसे लिखोगे? एज ए अनबैलेंस्ड रिएक्शन या स्केलेटल रिएक्शन, या बैलेंस्ड विदाउट स्टेट फंक्शन, या विद स्टेट फंक्शन? तो प्यारे बच्चों, आपको रिएक्शन कैसे लिखनी चाहिए? ऐसे लिखनी चाहिए। ऐसे क्यों लिखनी चाहिए? क्योंकि कुछ रिएक्शंस बहुत ही ऐसी होती हैं, जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसकी एक कंडीशन है कि ये हमेशा किस में होती है? एक्वस मीडियम में होती है। अगर आपने यहां पे एक्वस नहीं लगाया तो भैया सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में तो आयंस मूव ही नहीं करते, है कि नहीं? तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इन स्टेट फंक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सो दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट केमिकल इक्वेशन। एम आई क्लियर? यानी कि रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, और दूसरी बात, रिएक्शन के स्टेट फंक्शन, खास करके अगर वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है तो ये एक्वस या प्रेसिपिटेट, ये सब बातें आपकी रिएक्शन में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ज्यादातर बच्चे जो है वो गलती क्या करते हैं? वो गलती करते हैं ये वाली। अब ये कहां से आ गया? ये तो 10th की क्लास में है ही नहीं बच्चों, ये 9th क्लास की बुक में है। ज्यादातर बच्चे जब उनको सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला लिखना होता है तो वो लिख देते हैं AgS। भैया कैसे? क्योंकि वो भूल गए थे, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है 1 और सल्फर की कितनी होती है 2। यानी वैलेंसीज और पॉलीएटॉमिक आयंस याद नहीं होने की वजह से बच्चे ज्यादातर फॉर्मूले जो हैं केमिस्ट्री में वो गलत लिख देते हैं। अब वो सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐसे लिख रहे हैं। चलिए, अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है या कार्बोनेट है? तो हमने देखा कि भैया देखो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? NaHCO3। तो ये सारी मिस्टेक्स क्यों होती है? जब हमें ये टेबल याद नहीं होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों 10th क्लास की केमिस्ट्री की आत्मा है ये टेबल जो 9th क्लास में है। अगर किसी बच्चे को ठीक से पॉलीएटॉमिक आयंस, उन पे जो चार्ज होता है वो, और आयंस, अगर ये सभी बातें पता नहीं है तो वो बच्चा कोई ना कोई गलती करेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत फॉर्मूला लिखेगा, राइट? और बस फॉर्मूला गलत लिखा और आपकी रिएक्शन कंप्लीटली रॉन्ग। बाकी का कितना भी सही है, लेकिन रिएक्शन में अगर फॉर्मूला गलत है तो फिर सब कुछ ही क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी में बच्चे बायो में क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो बायो में सबसे पहले आपको मैं कुछ सजेशंस देना चाहूंगा कि प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन यूजिंग डायग्राम्स। बायो के टीचर्स को डायग्राम्स बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि बायो की चीजों को डायग्राम के द्वारा ही बताया जाता है, वेल डेवल्ड तरीके से। तो ज्यादा से ज्यादा आप डायग्राम बनाएं, और डायग्राम भी किससे होने चाहिए? पेन से या पेंसिल से? तो आपको पता है कि डायग्राम किससे होने चाहिए? पेंसिल से। नीट या क्लीन होने चाहिए या बस ऐसे ही रफ एंड टफ? नहीं, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम की आंसर शीट है, आपकी रफ नोटबुक नहीं है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड विथ एप्रोप्रिएट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ये बात बच्चों मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। क्या कहा मैंने? ये बात मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। जो बच्चा अपनी नोटबुक में टॉपिक्स को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करके रखता है, बहुत ही क्लियरिटी के साथ आंसर होता है। ऐसा आंसर होता है कि अगर वो कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी करता है तो हम अवॉइड करके उसको पूरे मार्क्स दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स से एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। इससे क्या होता है कि आप चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कई बार होता है एक ही सेंटेंस होता है, लेकिन उसके अंदर 3 सवाल पूछे हुए होते हैं। अब उस सवाल को अगर आपने 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया तो आपके दिमाग को क्लियरिटी रहेगी कि हाँ भैया मैंने इसका आंसर दे दिया, इसका दे दिया और इसका दे दिया। यही 3 चीजें इस एक सेंटेंस में पूछी गई थी। लेकिन जब हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, पूरा का पूरा किसकी फॉर्म में लिख देते हैं? एक बड़ा सा पैराग्राफ। तो नोटबुक चेक करने वाले को ऐसे लगता है कि वो कोई न्यूज़पेपर और उसमें से वो ढूंढता है कि भैया आंसर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, और ऐसे पढ़ते पढ़ते उसको एक कोई कीवर्ड दिखता है।
लेकिन अगर बच्चे ने उस कीवर्ड को पहले से ही अंडरलाइन कर दिया या उसकी सब हेडिंग बना दी तो भैया उसमें नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंसेस शुड बी प्रेजेंटेड इन टेबल फॉर्मेट विथ देयर एग्जाम्पल। तो बच्चों डेफिनेशंस के साथ एग्जाम्पल्स होने बहुत ही जरूरी होते हैं, ये बात तो खैर सबको पता ही है। अवॉइड राइटिंग इन फुल पैराग्राफ्स, डायग्राम शुड बी स्केच्ड विथ पेंसिल, तो ये बात भी पता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स में। अब फिजिक्स में बच्चों न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर रह गया, लाइट वाला चैप्टर रह गया, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टॉपिक रेजिस्टेंस, अब जैसे मैं रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। अब जैसे कोई सवाल आया कि एक सर्किट है, उसमें यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इतने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक वोल्ट मीटर है, एक अमीटर है और एक बैटरी है, तो यहाँ पर आप टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है या करंट है वो कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, अब इस सवाल को करने का सही तरीका क्या है कि आप सबसे पहले सवाल से आप डायग्राम बनाइए अपनी नोटबुक में, सर्किट का डायग्राम बनाइए और पेंसिल से बनाइए, उससे आपको भी क्लियरिटी आएगी, आपके आंसर सही होने के चांसेस भी बढ़ेंगे और नोटबुक भी बहुत सुंदर लगेगी, तो मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर किसी न्यूमेरिकल को करते वक्त आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, गिवन, यानी आपको सवाल में ये दिया गया है, उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, राइट, क्वेश्चन मार्क लगा दो उसके आगे फाइंड करने, जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस पूछा गया है तो R इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर अब आपका दिमाग अपने आप काम करेगा, जब आपके पास गिवन होगा और आपके पास जब फाइंड वाला लिखा हुआ होगा तो आपका दिमाग रिलेवेंट फॉर्मूला अपने आप ही ढूंढ के आपको बता देगा। वो फॉर्मूला रखो, उस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के फिर कैलकुलेशन करो, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, बिना यूनिट के आंसर लिख देते हैं, बिना यूनिट के आंसर लिख देते हैं। कई बार बच्चे अनकॉन्शियसली सोचते हैं, बोले सर ये यूनिट इतनी जरूरी क्यों है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक बच्चा, उसकी मम्मी ने बोला कि जा इस दुकान से चीनी लेके आ, और वो गया, बोला अंकल अंकल मेरे को 2 चीनी दे दो, किलो बोलना भूल गया। तो दुकानदार ने देखा 2 चीनी, तो उसने 2 दाने उठा के चीनी के दे दिए, बोले ये ले। है कि नहीं है, क्यों, वो क्या भूल गया, किलो बोलना भूल गया। किलो क्या है यहाँ पर, यूनिट, है कि नहीं है। तो बिना यूनिट के मैग्नीट्यूड या वैल्यू तो वैसे ही है, तो कोई काम की नहीं है। तो भाई साहब यूनिट होनी बहुत जरूरी है कि नहीं है, उसके नंबर भी कटते हैं। तो लास्ट में अब मैं आपको बता देता हूं, स्टडी स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। बच्चों रिपीट विथ मी, स्टडी स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। और मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि 10th क्लास की साइंस में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप पूरी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं। यहां पे हमारे टॉपिक एक्सपर्ट आपको उन टॉपिक्स को पहले कवर करवाएंगे। So for upcoming preparation from my side, all the best.